आपसे मिलिए में लीजिए सुनिए जापान में रह रही भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, योग शिक्षिका और मोटिवेशनल स्पीकर नुपुर तिवारी से नीलम मलकानिया की ये बातचीत। आज इस कार्यक्रम में आपसे मिलने आई हैं हमारी मेहमान नुपुर तिवारी। नुपुर जी जापान में रह रही हैं, वहां पर योग और पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करती हैं और साथ ही ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यानी युवा वर्ग को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करती हैं। आज ये हमारे यहाँ स्टूडियो में हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे बहुत सारे पहलू इनके जीवन से जुड़े हुए। तो नुपुर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश को और आकाशवाणी को सुनने वाले सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। नुपुर जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको जापान में रहते हुए 16 साल हो चुके हैं और वहाँ आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, अलग अलग लोगों के साथ आप जुड़ी रही हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी इन सब की, वो किस तरीके से हुई थी? आप कब जापान गई थी और किस वजह से जाना हुआ था? मुझे नहीं लगा था कि मैं भारत से बाहर जाऊंगी, क्योंकि भारत से मुझे बहुत प्यार था और मुझे लगा था अगर मैं ज़िंदगी में कुछ करूंगी तो अपने देश में ही करूंगी। लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था। तो जापान में जा पहुंची, मेरी नौकरी एमएनसी में लगी एक्चुअली। तो वही रीज़न था जो जापान जाने का रीज़न। तो उसके बाद मैं पहुंची जहाँ पे लोग, मतलब इंडियन तो जाते ही नहीं है, भारतीय तो बहुत कम जाते हैं, अभी शायद 2-1 जाने लगे हैं, और फॉरेनर्स भी बहुत कम जाते हैं। ऐसे एक जगह है जहाँ शिकोकू आइलैंड में मात्सुयामा बोल के एक जगह है, वहाँ से भी मात्सुयामा के अंदर भी वो, मैं पर्टिकुलरली जहाँ पे रहती थी अभी भी मुझे याद है, 16 साल पहले, वो उसका जगह का नाम था मित्सु। उस जगह पे मतलब इतनी, मैं जब पहुंची ना मुझे लगा कि कहाँ से कहाँ आ गई। भारत के इतने, मतलब जहाँ भी जाओ हम लोग तो इतने प्रेम के साथ जीते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, है ना। तो वहाँ जाके मुझे लगा कि ये यहाँ पे लोग रहते हैं क्या, इतने सुनसान है, लोग कम बात करने वाले। और मुझे अभी भी याद है, मैं 11th फ्लोर में रहती थी और उसके सामने समुंदर के थोड़ा सा दूर पर्वत। हाँ। तो मुझे लगा कि मैं शायद किसी हेवन में आ गई हूँ, मतलब। तो जब आपने वहां रहना शुरू किया और आप तो नौकरी के सिलसिले में वहां पर गई थी, उसके बाद किस तरह की जर्नी रही कि आज आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और योग से जुड़ी हैं, हील टोक्यो आपने स्थापित किया और उसके बाद युवाओं को अपने साथ जोड़ा, तो वो पूरी यात्रा क्या रही? हाँ, तो एक्चुअली जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारत से मेरा बचपन से प्रेम है, और प्रेम मतलब ये तो सबके अपने देश से तो होता ही है। और मैं शुरू से 3-4 साल की जब थी, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, तो योग तो मेरे घर का एक हिस्सा था। और मैं शुरू से स्वामी विवेकानंद को फॉलो करती थी, तो वो भी, और पेट्रियटिज्म जो है वो मेरे घर में तो था ही, फिर मैं फॉलो करने लगी। और वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पेट्रियटिज्म यू कैन से, कि देशभक्ति जो स्पिरिचुअली होता है, तो वो मेरे बचपन से था मेरे अंदर। और योग करते थे हम लोग, रोज मंत्र उच्चारण करते थे, मेरे पापा रोज पूजा करते थे। तो ये जो सुबह से उठ के कि नहाने के बाद आप मंदिर में पूजा करो, मंत्र का आप चैंटिंग करो, फिर और एक जो सिखाया गया है मेरे परिवार में कि वासुदेव कुटुंबकम भी बोल सकते हैं आप, और सब हम एक ही है और बस अलग अलग पथ है। जो रामकृष्ण देव ने भी बोला है कि हमारा बस पथ अलग अलग है, लेकिन हम डेस्टिनेशन तो एक ही है सबका जी। तो वो मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो वहां से मेरा जो यात्रा शुरू हुई, तो मेरा जो फाउंडेशन था, तो बचपन में वो मेरा ऑलरेडी हो गया था कि ऐसे होना चाहिए स्पिरिचुअली, जो देश के प्रति जो प्रेम। और तो वो जब मैं अपने देश के बाहर गई, वो अपने देश को जब मुझे कोई पूछने लगे कि अच्छा ये कैसे होता है तुम्हारे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन, तो मैं बोलने के बाद भी ना मुझे एक ये था, अच्छा मैं इसके बारे में इतना जानना चाहिए, इतना तो नहीं जानती हूँ जी। तो जब आप बॉर्डर को क्रॉस कर देते, स्पेशली कंट्री लाइक जापान, जहाँ पे इंडिया को, और जहाँ पे टोक्यो नहीं, जो मतलब टोक्यो से इतना दूर, जहाँ पे इंडियंस नहीं है, इंडिया के बारे में लोगों का ज्ञान बहुत कम है, तो तब आपको लगने लगता है कि टाइम आ गया है कि मेरे देश के बारे में मैं और भी जानूं जी। तो मेरा वो जब बचपन से जो जान के आई थी, काइंड ऑफ हम लोग देश में रहते हैं ना, तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिल्कुल।
तो वो मुझे एहसास हुआ कि मेरा हिस्ट्री हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में जानती थी, और एक ऐसा फैमिली बिलोंग करने के लिए मैं मतलब हमारे जो वेद के संस्कृति है, सब कुछ मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तो वहाँ पे लगा नहीं, मुझे 50% जानती हूँ, अभी तो मुझे बहुत जानना बाकी है। तब मैं और भी पढ़ाई करनी शुरू कर दी नेट पे, बुक्स पे, कि मुझे अगर इन लोगों को, क्योंकि मैं जब बाहर आई हूँ तो मैं भारत के प्रतिनिधि ही हूँ। जी बिल्कुल, है ना, आप उस देश की एक वाहक है, संस्कृति को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेके मैं चल रही हूँ। तो क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दूंगी वही वो लोग बिलीव करेंगे, और नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, मेरा लाइफस्टाइल, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं सब कुछ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव अपने देश की हूँ। वही वो लोग बोलेंगे कि भारतीय तो ऐसे होते हैं। जी। तो वहाँ पे एक भारतीय होने के नाते एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में, आपकी इस पूरी कोशिश में भाषा कहीं एक बाधा बनी? क्योंकि बड़े शहरों में तो अंग्रेजी सभी लोग बोल लेते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर हैं, तो बहुत सारी सूचनाएं आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाती हैं। लेकिन जब हम छोटी जगह पर जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ के लोग अंग्रेजी उतनी ज्यादा नहीं जानते हैं, एकदम ही नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या भाषाई बाधा सामने थी? बहुत बहुत ज्यादा। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जापान में इतने साल रहूंगी, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था भाषा सीखने का एक्चुअली। और बहुत यंग भी थी, मैंने बोला चलो ऐसे ही रह जाऊंगी। लेकिन तो मैं उस इंटरनेशनल सेंटर में कुछ एक क्लासेस होते थे जो अंग्रेजी 2-1 को आते थे, वो जापानीज सिखाते थे। तो मैं बोलती थी मुझे अगर प्रॉब्लम, जिन लोगों को नहीं आता है ना, वो लोग आप से ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो वो मुझे हेल्प करती थी, वो वॉलंटियर। धीरे धीरे मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली मुझे भी आने लगे। मैंने कभी एक्चुअली मैं कोशिश नहीं की पढ़ने की, लेकिन मैं टीवी देखती थी, जापानीज टीवी देखती थी। और जैसे मैंने बोला कि कोई भी भारतीय उधर नहीं थे, फॉरेनर्स भी नहीं थे, तो मेरी अंग्रेजी बोलने का भी बहुत मौका नहीं था, और हिंदी बोलने का तो मौका था ही नहीं जी। तो और जब मैं फ़ोन कर दी थी तो मम्मी और घर के साथ ही बंगाली बोलती थी, तो तब जापानीज सुनने लगी, जापानीज देखने लगी, थोड़ा बहुत बोलने लगी। तो क्या हुआ, इधर से पूरा ब्रेन में इतने जापानीज फीड हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलने लगे। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जापान और भारत का संस्कृति तो बहुत करीब है। जी बिल्कुल। हम लोग जैसे वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, बिलीव करते हैं, वो लोग भी लोगों के प्रति बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं जो उनके देश में आते हैं। तो उसमें अगर सोच के अब कोई अगर जाना चाहता है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो वो सोच के स्टेप बैक मत कीजिए, क्योंकि आप अगर टोक्यो जा रहे हैं आपको प्रॉब्लम तो होने ही वाला नहीं है। लेकिन आप अगर गांव में भी जा रहे हैं या टोक्यो से बाहर भी जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर थोड़ा सा एक निहोंगो का, जापानीज का बुक साथ रख लेंगे और थोड़ा सा वर्ड भी बोल देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। जी, और मदद तो करते ही हैं लोग जब उन्हें लगता है। बहुत मदद करते हैं। मतलब आप अगर बोलेंगे कहाँ पे वो है, आप खुद के काम छोड़ के वो उसको रख के आएंगे। जी बिल्कुल। तो उनके रियली अतिथि देवो भव वो लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो सचमुच वो लोग बहुत मदद करते हैं। तो हील टोक्यो जो आपका एक ग्रुप है, आप उसके माध्यम से योगा भी सिखाती हैं और भारत से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो उस संस्कृति का एक तरह से प्रसार करती हैं। इस दौरान आप ज्यादातर युवाओं के बीच में रहती हैं। क्या फर्क आप देख रही हैं भारतीय युवाओं में और जापान के युवाओं में? और आप मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या आपने देखा समाज में कि आपको लगा कि इन युवाओं को, जिनके पास बहुत सारे अवसर है, इन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली। तो जैसे मैंने बताया, मेरी जो परवरिश हुई थी बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में हुई थी जी। जो एक स्पिरिचुअलिटी जो था वो ऑलरेडी मेरे अंदर था, और सही गलत कि ये कर्मा में हम लोग बहुत विश्वास करते थे कि आप खराब करोगे तो खराब होगा और अच्छे करोगे तो अच्छा होगा। तो जो अच्छा करने का जो एक प्रवणता होता है मन में, वो बचपन से था। और मैंने जैसे बताया आपको कि स्वामी विवेकानंद को मैं फॉलो करती हूँ बचपन से। अपने पेरेंट्स के बाद, अपने माता पिता के बाद वो मेरे गुरु है जी। तो उनके राइटिंग से मैंने इतनी सीखी। और देश के युवाएं, वो लोग ही देश के भविष्य होते हैं जी। देश के ही नहीं, पूरे पृथ्वी के भविष्य होते हैं। जो मेरा हिल टोक्यो मैंने वो क्यों शुरू की, एक्चुअली थोड़ा सा कहानी बताना यहाँ पे जरूरी है।
जैसे मैंने बताया कि मैंने शुरू कर दी अपनी संस्कृति को फैलाना, वो मात्सुयामा से ही शुरू कर दी थी। उसके बाद किताक्युशु बोल के और एक आइलैंड में हम लोग मूव किए। तो वहाँ पे मूव करने के बाद हम लोग वहाँ पे भी मैं सेम थिंग करने लगी, लेकिन मैं टीचिंग भी करती थी एट द सेम टाइम, टीचिंग करती थी एंड वो वॉलंटरीली करने लगी। तो वहाँ पे भी सेम थिंग हुए और थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे मॉडलिंग भी करने लगी, वहाँ के मैगजीन के लिए, टीवी के लिए थोड़ा बहुत काम करने लगी। तो मुझे लगा कि तब जापान के जो युवाएं हैं उनको जितना कॉन्शियसनेस होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे मुझे कुछ चीजें मुझे लगा जैसे वो लोग इतने रूल्स को फॉलो करते हैं जी कि आपको लगेगा कि टोटली परफेक्ट है। तो मुझे लगा कि यहाँ से सारे कुछ आते हैं, यहाँ से नहीं आते हैं। मतलब दिमाग से सारी चीजें सोचते हैं लेकिन दिल से जुड़ाव नहीं है। हाँ जी। मुझे लगा कि वहाँ पे जो मेरी योगा है मैं कर रही हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करके हम और भी मेडिटेशन की तरफ जोड़ देना जरूरी हो गया है अभी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे जान पहचान के एक कपल थे और उन लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने जब ब्रेकअप हो रहा था तो ब्रेकअप के बाद बस एक सॉरी बोल दिए, सॉरी मैं आपके साथ आज से नहीं हूँ। तो मुझे लगा ये कैसा ब्रेकअप है, एक रिश्ता खत्म हो रहा है तो सॉरी से कैसे हो सकता है। तो ये हो ही सकता है कि दो आदमी का एनर्जी कनेक्ट नहीं हो सकता है। आफ्टर सम टाइम आप बोल सकते हो कि ये रीजन है कि हम दोनों का एक दूसरे से ना रहना ही शायद दोनों के लिए बेहतर है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक इमोशंस होती है। तो वो मुझे मतलब एक ही नहीं 2-3 मैंने देखी है। तो मुझे लगा कि ये कैसे, ये इंसान नहीं है, हम रोबोट होते जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने और भी स्टडी की और भी रिसर्च की और उसके बाद थोड़ा और पैकेज बनाया कि ऐसे होना चाहिए जिसमें आप फील करो जी, सामने जो बैठे हुए हैं आप पहले अपनी ब्यूटी को फील करो कि आप एक इंसान हो, आपके अंदर इतने इमोशंस है, आप इतने खुद के ब्यूटी मतलब इनसाइड आउट आप ब्यूटीफुल हो एंड आज आप जिंदा हो, वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है जी। तब मैंने शुरू की और वो करने लगी। तो बहुत जो लोग अटेंड करने लगे वो बोले कि हाँ हम लोग फर्क महसूस कर रहे हैं अंदर, क्योंकि जब वो खुद को प्यार करने लगेंगे, खुद की ब्यूटी एहसास करने लगेंगे, तभी तो किसी और का जी आप उसका सम्मान कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमारे संस्कृति में बोला गया है कि नमस्ते, हम सोचते हैं कि ये बस एक ग्रीटिंग है, इसका इतना गहरा मीनिंग है कि हम आपके सामने, आपके अंदर जो है वो मेरे अंदर है और हम दोनों का सोल कनेक्टेड है, तो आपके सामने मैं नमन करती हूँ जी, इतना गहरा मीनिंग। तो मैं ये सब मेरे योगा क्लास में डाली। जितने संस्कृत के श्लोक है, जितने मेरे नमस्ते एक्चुअली बहुत सारे योगा क्लास में किया जाता है, बोला जाता है, लेकिन उसका मीनिंग जी नहीं जानते पता नहीं, सबको नहीं पता है। हाँ जस्ट ऐसे। हाँ तो अभी आपको एक लंबा समय हो गया है हील टोक्यो शुरू किए हुए, बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है। जब भारत में आप जो हाशिए पर का एक तबका है, जो सुविधा जिनके पास नहीं है, अभावों में जी रहा है, उनकी मदद का विचार आपको कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत सारे निर्धन लोगों को सर्दी के मौसम में कंबल दिए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में मदद की है, अलग तरीके से आप इस तरह के तबके की मदद कर रही हैं, उसका विचार कैसे आया? तो मेरे घर में बहुत सारे बच्चे आते थे जिनके पास ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था, लंच भी नहीं था, वो खा के स्कूल जाते थे, ऐसे भी थे। तभी से मतलब मेरे मन में। और जब मैं वहाँ पे किताक्युशु से मैं फुकुओका आई जी। फुकुओका में आने के बाद वहाँ पे एक अर्थक्वेक हुए। अर्थक्वेक उसका नाम था कुमामोतो। वहाँ पे हम लोग डोनेट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जहाँ लोग इम्पैक्टफुल हो, लोग सोचे कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि बस डोनेट करके दी एंड नहीं हो रहा है। तो मैंने तब, जैसे बोलते हैं ना, आपका अगर इच्छा हो तो उपाय आ ही जाते हैं, तो तब मुझे आइडिया आया। ऐसे मैं सोच रही थी कि हम योगा से कुछ क्यों ना करें। और योगा से तो मैंने ऐसे इवेंट शुरू कर दी, योगा मैं आपको सिखाऊंगी, आप डेफिनेटली मुझे कुछ पे नहीं करोगे जी, लेकिन आपके सामने एक कॉज रहेगा, उस कॉज से आप अगर रिलेट कर पा रहे हो जी तो आप उसमें मदद कीजिए जी। तो मैं अपना सर्विस मैं सेल्फलेसली आपको दे रही हूँ और आप भी सेल्फलेसली उन लोगों को मदद कर रहे हो, तो एक चेन जैसा हो गया जी, है ना। तो मैं चाहती थी कि चेन ऐसे ही फैलाता रहे, पॉजिटिविटी, लव। तो वहाँ पे मैंने कुमामोतो में जो लोग विक्टिम थे उनके लिए ये चालू की फुकुओका सिटी में। तो तब ये इतना पॉपुलर हो गया उधर। वो पॉपुलर होने के बाद मैंने इसके लिए भी की
अफ्रीका के लिए की, फिर जापान के फ्लड हुए थे वहाँ के लिए की, उसके बाद श्रीलंका के यूएन ने मुझे कांटेक्ट किया, श्रीलंका में फ्लड हुआ था, बहुत ही खराब फ्लड हुआ था, उनके लिए मैंने इवेंट की और पैसा भेजा, और मुंबई फ्लड के लिए भी की। तो ये जो अभी तक था पूरा सेल्फलेसली ऐसे ही मैं वॉलंटरी कर रही हूँ, अभी क्या हो गया, सामने एक कॉज आ गया, आप भी कर रहे हो सेल्फलेसली, मैं भी कर रही हूँ, तो इतने अच्छे पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है, लोग प्रेरित हो रही है इससे कि हाँ वसुधैव कुटुंबकम जी। तो ये जो होने लगा तब सबको लगा, जब मेरे आसपास था या मीडिया के लोग थे, कि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, ऐसे कभी हुआ नहीं है जी। लेकिन मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोले कि तुम अगर लोगों को नहीं बोलोगे, प्रेरित नहीं करोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कोई और भी करेगा जी। तो कई बार अच्छी बातें जो आप कर रहे होते हैं वो भी बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं को सुनकर आगे भी लोग प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं जी। क्योंकि मैंने इतने देखे, हजारों लोग मुझसे जुड़े, क्योंकि वो लोग करना चाहते थे वो सब जी। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे साक्षात्कार तब अवॉइड की, नहीं दी, लेकिन बाद में वो मैं सोचने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब देना चाहिए, और ये जो पॉजिटिविटी है इसको स्प्रेड करना चाहिए कि और भी आगे आ पाए, और उनके ऐसे ही कुछ यूनिक से आइडिया से हम एक दूसरे के हेल्प कर पाए जी। तब मैं जो हिल टोक्यो का और जो अंडर प्रिविलेज बच्चों का जो आप बोल रहे हो, जो उसके बाद मैं टोक्यो आ गई। टोक्यो आने के बाद मुझे और एक रियलाइजेशन हुआ कि टोक्यो में इतने स्ट्रेस लेवल हाई है और लोग ठीक से स्माइल नहीं करते हैं। शायद ये हर महानगर की कहानी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने की इतनी होड़ होती है कि आप बहुत सारी जीवन की बहुत सारी खूबसूरती पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो मेरे मन में आया, क्यों मैं हम हीलिंग जो मैं अभी तक कर रही हूँ, हीलिंग ही तो कर रही हूँ, हीलिंग है जी, तो मैं इसका हीलिंग नाम क्यों ना दे दूं। तो वहां से बस अगेन द एनर्जी जस्ट विस्पर्ड इन माय ईयर कि इसका नाम हिल टोक्यो रख ले जी। तो बस हिल टोक्यो, और मेरे सामने कॉज है था, तब से शुरू हो गया अंडर प्रिविलेज एजुकेशन ऑफ इंडिया। जितने सारे बच्चे हैं इंडिया के जो स्कूल में नहीं जा पाते, और जो भी रीजन है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना जी, वो कॉज है हमारा। और मेरी अभी जब शुरुआत है इसका, मेरे जो सपने हैं, मैं जितने बच्चे हो सके उनका पूरी तरह से, उनका खाना, उनका पहनना, उनका जैसे मैंने बोला है कि स्पिरिचुअली वो लोग बड़े होंगे, रख के उनका एजुकेशन, नॉट ओनली रैट रेस एजुकेशन कि एक नौकरी पाने के लिए, जस्ट टू हैव उन्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए, जिम्मेदार इंसान जो खुद से प्यार करेगा और सबसे प्यार करेगा, एंड द स्प्रेड पॉजिटिविटी। कोई अगर उनके लिए आज कर रहा है तो उनका जिम्मेदारी होता है कि कल तुम किसी और के लिए करोगे। यंग जनरेशन का मैं तैयार करना चाहती हूँ, मतलब ये मेरा ड्रीम है जी। हम बहुत सारी शुभकामना देते हैं कि आपका ये सपना साकार हो, आपके साथ और लोग जुड़ते चले जाएं। इस समाज से हम सब कुछ लेते हैं, वापस इस समाज को हम दें कुछ। ये लोगों का रहना चाहिए एक सपना, सभी का जिम्मेदारी है। तो हमारे हिंदी एकांश की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।